हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने मॉर्निंग में एक असाइनमेंट भी आप लोगों के लिए डाला था और उस असाइनमेंट से रिगार्डिंग कि उस असाइनमेंट को आप किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस के आंसर आप अपलोड कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो बना के भी मैंने डाला था। इसी तरीके से जो असाइनमेंट का पार्ट है ना, इसी तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो उसके अंदर एक डाउट्स का कॉलम और है। तो आप उस डाउट्स कॉलम पर जाकर जो भी आपके पढ़ाया जा रहा है उसमें यदि कोई डाउट्स आ रहे हैं तो उन डाउट्स को आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। आई विल डिस्कस टू यू टू अबाउट दैट डाउट्स। ओके, तो कहीं कोई यदि क्वेश्चन मार्क आप लोगों के दिमाग में हो, कहीं कोई डाउट आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि सर इस टॉपिक से या इस डेफिनेशन से या इस फॉर्मेशन से रिगार्डिंग मेरे को कोई डाउट आ रहा है, तो निसंदेह आप बगैर किसी संकोच के अपना डाउट और अपनी क्यूरी डाउट कॉलम पे जाके क्लिक करके उसके अंदर टाइप करके आप लिख सकते हो। मोबाइल से इंग्लिश में टाइप कर सकते हो, हिंदी में टाइप नहीं होता है तो आप इंग्लिश में टाइप कर दो क्या क्वेश्चन है, या फिर क्वेश्चन आप लिख के नोटबुक के अंदर और उसकी फ़ोटो अपलोड कर दो। जो भी डाउट है, जिस प्रकार का कोई क्वेश्चन है आप लोगों की अब तक जो भी पढ़ाए हुए टॉपिक्स हैं उनसे रिगार्डिंग, तो आप नोटबुक पे लिख लें और उसको फ़ोटो क्लिक करके आप उसको फ़ोटो को सेंड कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं डाउट्स कॉलम के अंदर। ठीक है। एक दूसरी चीज़, जब मैं ये क्लास बना रहा हूँ तो इस वक्त तक मैंने देखा है कि 4 बच्चों ने सबमिट किया है असाइनमेंट को। उनमें से एक बच्ची ने ठीक किया है सही तरीके से, दूसरी बच्ची ने भी ठीक तरीके से सबमिट किया है, लेकिन बाकी 2 बच्चों ने जो सबमिट किया है ना, उनमें सही तरीके से इमेज उन लोगों ने अपलोड भी नहीं की है। तो फ़ोटो सही तरीके से क्लिक करें। यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। उसके लिए आपको टेंशन लेने की कतई कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे ये सॉफ्टवेयर आपको समझ में आने लगेगा ना, आप लोग हैबिचुअल हो जाओगे तो ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आप लोगों को। ठीक है, चलो अब वन बाय वन इस असाइनमेंट की क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 2 बिंदु आवेश आपको दे रखे हैं, एक का कह रखा है क्यू इज ग्रेटर देन 0 और दूसरे का कह रखा है क्यू इज लेस देन 0 हो, तो आवेशों की प्रकृति बतानी है अपन को और आवेशों के मध्य बल की प्रकृति भी बतानी है। देखो कोई भी वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 हो तो उसका मतलब एक ही निकल के आता है कि वो वैल्यू क्या है, धनात्मक है। यहाँ पे क्यू इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब पहले वाले क्यू के लिए वैल्यू क्या होगी, धनात्मक, तो इस आवेश की प्रकृति क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है। और दूसरे वाले क्यू आवेश क्यू के लिए देखो क्या है, क्यू इज लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0, 0 से कम होने का मतलब क्या है, आवेश ऋणात्मक है। तो एक जो ग्रेटर देन 0 है इसको आप Q1 कह लो, लेस देन 0 इसको Q2 कह दो। थोड़ा सा लिखने में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक को Q1 कह लो, एक को Q2 कह दो ताकि आंसर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। Q1 ग्रेटर देन 0 और Q2 लेस देन 0, तो Q1 ग्रेटर देन 0 है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, धनात्मक होगी, और Q2 लेस देन 0 है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी, जब एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है तो उस सिचुएशन में सबको पता है विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, तो दोनों के बीच बल की प्रकृति क्या होगी, आकर्षण की होगी। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रखा है, यदि Q1 Q2 लेस देन 0, 2 आवेश हैं और आवेश क्या है, एक अदिश राशि होती है, तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। 2 राशियां हैं यहाँ पे Q1 और Q2 और दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है, वो 0 से कम आ रहा है। अब 2 संख्याओं का गुणा यदि 0 से कम आ रहा है तो दोनों का गुणा मतलब क्या है, ऋणात्मक है। अब दोनों का गुणा ऋणात्मक होने के लिए जरूरी क्या है, दोनों में से एक तो धनात्मक हो और दूसरी क्या हो, ऋणात्मक हो। समझने वाली बात है कि Q1 Q2 का गुणा क्या है, 0 से कम है, तो दोनों का गुणा 0 से कम होने का मतलब है माइनस में, मतलब ऋणात्मक आ रहा है। अब 2 संख्याओं का गुणा ऋणात्मक कब आएगा, माइनस में कब आएगा, जब एक प्लस में हो और दूसरी माइनस में हो। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि
दो सिचुएशन बन सकती हैं। क्या बन सकती हैं? यदि आवेश Q1 को आप धनात्मक बताओगे तो आवेश Q2 आपका क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसके विपरीत दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है? यदि आवेश Q1 आपका ऋणात्मक है तो आवेश Q2 क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो इजी वे में? चूंकि Q1 Q2 लेस देन 0 है, अतः Q1 व Q2 का गुणनफल क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि केस फर्स्ट लगा के लिख दो या पहला पॉइंट बना के लिख दो। यदि आवेश Q1 धनात्मक है तो आवेश Q2 ऋणात्मक होगा, तथा दूसरा पॉइंट लगा के लिख दो, यदि आवेश Q1 ऋणात्मक है तो आवेश Q2 क्या होगा? धनात्मक होगा। हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है? आवेश Q1 व Q2 के मध्य बल की प्रकृति। अब देखो दोनों ही सिचुएशन में विजातीय आवेश हैं, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, और यदि एक माइनस है तो दूसरा प्लस, तो दोनों के बीच में बल की प्रकृति क्या होगी? धनात्मक होगी। इसमें भी क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो इसी चीज़ को अपन को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और उसकी लैंग्वेज बना के अपन को आंसर, भाई 100/100 चाहिए तो उसके लिए क्वेश्चन के आंसर की लैंग्वेज अपन को बहुत ही सोच समझ के और इस तरीके से देनी है कि एग्जामिनर तक जो पूछ रहा है उसका 100% चला जाए, तो वो बटा में बटा मार्क्स देगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य प्रतिकर्षण संभव है? बिल्कुल, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य प्रतिकर्षण संभव है। कल अपन ने डिस्कस किया था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, और उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों में अपन ने एक पॉइंट देखा था, 9वां पॉइंट देख लेना, आप कल के नोट्स में देख लेना। 9वां पॉइंट था कि दो समान प्रकृति के आवेश हों, या तो दोनों प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस। एक 9वीं प्रॉपर्टी, 9 नंबर की प्रॉपर्टी अपन ने आवेशों के गुणों में डिस्कस की थी, तो उसमें कहा था कि दो समान प्रकृति के आवेशों के निकाय के कारण क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं। फैलने का प्रयास करती हैं मतलब प्रतिकर्षण होता है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रतिकर्षण संभव है, तो हाँ, आंसर कैसे करोगे? हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य प्रतिकर्षण संभव है। फिर आप इसको जस्टिफाई करोगे, कैसे समझाओगे? तो लिखोगे आप पहले तो आंसर कैसे करोगे? हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य प्रतिकर्षण संभव है, और फिर इसको जस्टिफाई करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों में जो 9 नंबर की प्रॉपर्टी है ना, उस 9 नंबर की प्रॉपर्टी को ऐसे ऐसे लिख के और डायग्राम आपको बना देना है। देखो इसमें कहा है, स्थिति उपयुक्त चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। समान प्रकृति के आवेशों के निकाय के कारण क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के क्या होती हैं? लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं। ऐसी एक प्रॉपर्टी बताई हुई है आप लोगों को 9 नंबर की। ठीक है, जो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण दर्शाता है। डायग्राम बना देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव एक आवेशित चालक पृष्ठ के लंबवत होती हैं। भाई चालक पृष्ठ के लंबवत क्यों होती हैं? ये मैंने बताया हुआ है, एक प्रॉपर्टी मेरी डिस्कस की हुई है। कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है देखना, एक मिनट। 11 नंबर की प्रॉपर्टी है। 11 नंबर की प्रॉपर्टी में इस क्यों का आंसर आपको दे रखा है। क्या दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं किसी भी समविभव पृष्ठ के सदैव क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। लेकिन समविभव पृष्ठ की बात ये नहीं कर रहा है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई भी आवेशित चालक का पृष्ठ भी एक समविभव पृष्ठ होता है। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत हैं, और मैं क्या कह रहा हूं कि एक आवेशित चालक पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ ही होता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक पृष्ठ के भी क्या होंगी? लंबवत होगी। कारण पता चल गया? कैसे इसको आंसर करोगे? देखो क्वेश्चन को परफेक्टली आंसर करने का तरीका क्या है। एक आवेशित चालक पृष्ठ, आप नोट भी कर सकते हो जैसे मैं बोलता हूं वैसे। एक आवेशित चालक पृष्ठ, एक आवेशित चालक पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ ही होता है, एक समविभव पृष्ठ ही होता है। यद्यपि विद्युत क्षेत्र रेखाएं
यद्यपि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक आवेशित चालक पृष्ठ के भी लंबवत होती हैं। ये लो आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती हैं, इसका कारण भी मैंने आपको बताया। इसके लिए एक अलग सा आंसर निकाल के अलग अलग टीचर्स की बात करें तो पता नहीं किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, जबकि एक सिंपल सा आंसर है इसका। और सिंपल से आंसर के रूप में मैंने एक प्रॉपर्टी आपको लिखाई है विद्युत क्षेत्र रेखा, ये परफेक्ट आंसर्स के रूप में ही मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई है। क्वेश्चंस आता है प्रॉपर्टीज आपको याद है ना, तो यू विल बी एबल टू आंसर परफेक्टली। ठीक है, ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पॉइंट में 99 भी नहीं दे सकता, 1 नंबर ही देगा आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो 8वीं प्रॉपर्टी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, उसका आंसर मैंने नई लाइन में लेके अलग से स्पेसिफाई इसी वजह से किया था, क्योंकि एक क्षेत्र रेखा जिस बिंदु आवेश से प्रारंभ होती है ना, उस बिंदु आवेश पर कभी समाप्त नहीं होती है। यह विद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति को व्यक्त करता है। कारण आपको पता चल गया, आंसर आपको मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो इसके लिए भी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको बता रखी है। क्यों नहीं काटती हैं, आंसर आपका लिखा हुआ है प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कहीं ना कहीं काट रही हैं, तो कटान बिंदु पे बात करेंगे अपन। कटान बिंदु पे 2 स्पर्श रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, तो दोनों स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की 2 अलग अलग दिशाओं को व्यक्त करेगी, जबकि विद्युत क्षेत्र में एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 के अंदर आपको लिखवाया हुआ है, तो ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, 2-3-4 दफ़ा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। देखो Q1 आवेश है ना, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करी हैं, अंदर की ओर किसके, ऋणात्मक आवेश के प्रवेश करती हैं, तो Q1 आवेश क्या होगा, ऋणात्मक। Q2 आवेश के देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो Q2 आवेश क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, 7वां क्वेश्चन बहुत आसान। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के आप पेपर्स उठा के देखोगे ना, तो आपको यकीन होने लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, 99 से 100 करने के लिए 1 मार्क इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि सर एक एक नंबर की क्वेश्चन, एक एक नंबर ही कलेक्ट करना पड़ेगा अपन को। 8वां क्वेश्चन देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण के पथ का अनुसरण करें, यह आवश्यक नहीं है। भाई अनुसरण कर भी सकती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि अनुसरण करें। जबकि कल मैंने जैसे आपको लास्ट में डिस्कस किया था कि टीचर्स क्या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए डेफिनेशन लिखवाते हैं ना, तो डेफिनेशन लिखवाते वक्त क्या डेफिनेशन लिखवा देते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश के गति के पथ व दिशा को व्यक्त करती हैं, जो कि सही है, एक एस्पेक्ट में ले तो सही है, लेकिन परफेक्ट इसको नहीं कर सकते डेफिनेशन को। इस वजह से मैं इस डेफिनेशन को कभी नहीं लिखवाता। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को इस बात का आंसर करेगा। क्वेश्चन क्या करे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण के पथ का अनुसरण करें, यह आवश्यक नहीं है, स्पष्ट करें। आवश्यक नहीं है, पहले ये स्पष्ट करता हूँ, और कहाँ अनुसरण करती हैं वो बाद में डिस्कस करूँगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट आइए। देखो इसमें मैंने क्योंकि से स्टार्ट कर लीजिए। एक सिंपल सी बात बताइए कि यदि अपनी विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी हो, वक्रीय हो। मैंने जब डेफिनेशन बताई आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, तो उस डेफिनेशन में मैंने एक वक्रीय विद्युत क्षेत्र रेखा खींची थी। ठीक है, उस वक्रीय विद्युत क्षेत्र रेखा पर 3 बिंदु लिए थे, बिंदु A, B और C। ठीक है, अब तीनों बिंदुओं पे अपन ने स्पर्श रेखा खींची थी, और तीनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखा क्या कर रही थी, विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही थी। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट अपन ने पीछे डिस्कस किया था जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता को परिभाषित किया था, कि विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेशित कण विद्यमान है तो उस आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगता है, विद्युत बल लगता है, F = QE।
याद हो आपको, विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेशित कण विद्यमान हो तो उस आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगता है, F सदिश बराबर QE सदिश, याद हो तो आप लोगों को। ठीक है, अब F बराबर QE सदिश की बात कर रहे हैं तो F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। यदि बल की बात कर रहे हैं तो अपन त्वरण की बात भी करेंगे, वही इसमें लिखा हुआ है कंसेप्चुअली, इसको समझने का प्रयास करो। देखो, क्योंकि किसी बिंदु पर ई सदिश इस बिंदु से गुजरने वाली क्षेत्र रेखा के स्पर्श रेखीय होता है। ई सदिश को व्यक्त कौन करेगा, व्यक्त कौन करेगा, क्षेत्र रेखा पर जो अपन स्पर्श रेखा खींचेंगे ना वो व्यक्त करेगी दिशा को। चूंकि कण पर बल F बराबर QE सदिश होता है तो इस कारण आवेशित कण का त्वरण भी, भाई जिस दिशा में F सदिश होगा उसी दिशा में कण का त्वरण भी होगा। अब वक्रीय स्पर्श रेखा की बात करें, यदि स्पर्श रेखा कैसी है, सरल रेखीय नहीं है, सीधी नहीं है, कैसी हो, वक्रीय हो, तो उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विद्युत, देखो F बराबर QE सदिश लिखा है तो F सदिश की दिशा क्या है, ई सदिश की दिशा में भी हो सकती है और ई सदिश के विपरीत दिशा में हो सकती है। अपन ने ये कंसेप्ट पढ़ा था। क्यों, ये डिपेंड करेगा क्यों के ऊपर, क्यों धनात्मक है या क्यों ऋणात्मक है। तो क्यों धनात्मक है तो उस सिचुएशन में अपन ने पीछे देखा था कि F सदिश की दिशा क्या थी, ई सदिश की दिशा में ही थी। यदि F ऋणात्मक है तो F सदिश की दिशा क्या थी, ई सदिश के विपरीत दिशा में थी। ऐसा पीछे डिस्कस कर चुके हैं अपन, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की जब परिभाषा बताई थी ना तो वहीं पे ये कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किया था। अब मैं ये कह रहा हूँ, इसके आगे एक कदम बढ़ रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ कि F सदिश बराबर QE सदिश है तो F को क्या लिख सकते हैं अपन, MA सदिश भी लिख सकते हैं F सदिश को। तो जहाँ F सदिश की दिशा की बात करें वहाँ A सदिश की दिशा भी बात करेंगे। ई सदिश की दिशा कौन बता रहा है, वक्रीय विद्युत क्षेत्र रेखा पर किसी भी बिंदु पे यदि कोई अपन स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वो स्पर्श रेखा ई सदिश की दिशा बता रही है। तो ई सदिश की दिशा जो होगी उसके अकॉर्डिंग F सदिश की दिशा होगी। ई सदिश की दिशा बदलेगी तो F सदिश की दिशा भी बदलेगी और F सदिश की दिशा बदलेगी तो A सदिश की दिशा भी बदलेगी। और कण में काइनेमेटिकल कंसेप्ट, काइनेमेटिक्स आपने 11th क्लास में पढ़ा है, इसके अनुसार जब एक कण वक्रीय पथ पर गति करता है ना तो इसका त्वरण पथ के स्पर्श रेखीय नहीं होता है, त्वरण की दिशा बदलती रहती है। और यही कारण है अपन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में इस रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। यदि विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी हो, वक्री हो। देखो आंसर पढ़िएगा, क्योंकि किसी बिंदु पर ई सदिश इस बिंदु से गुजरने वाली क्षेत्र रेखा के स्पर्श रेखीय होता है ई सदिश। चूंकि कण पर बल F बराबर QE सदिश होता है इस कारण आवेशित कण का त्वरण भी क्षेत्र रेखा के क्या होगा, स्पर्श रेखीय ही होता है। मतलब F सदिश की ई सदिश की दिशा बदलेगी तो F सदिश की दिशा बदलेगी और F सदिश की दिशा बदलेगी तो A सदिश की दिशा बदलेगी। लेकिन शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स की बात हो रही है यहाँ पे के अनुसार जब कोई कण एक वक्रीय पथ पर गति करता है ना तो इसका त्वरण पथ के स्पर्श रेखीय नहीं होता है, त्वरण पथ के स्पर्श रेखीय नहीं होता है। अतः आवेशित कण का पथ क्षेत्र रेखा पर नहीं होता है। ठीक है, जिस दिशा में बल लगेगा, जिस दिशा में कण में त्वरण उत्पन्न होगा, कण उसी दिशा में गति करेगा। क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति करे ये कोई जरूरी नहीं है, यदि विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी हो, वक्रीय हो तो उस सिचुएशन में। लेकिन कहाँ क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति करेगा उसके लिए देखो अलग सिचुएशन है। नए पैराग्राफ में देखो, एक आवेशित कण का पथ क्षेत्र रेखा के अनुदिश तभी होगा, इसमें कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस डाल दी। जब क्षेत्र रेखा सरल रेखीय हो, यदि क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के रूप में हो, सरल रेखीय हो तो आवेशित कण का पथ रेखा क्षेत्र रेखा के अनुदिश होगा। आवेशित कण का पथ कैसा होगा, क्षेत्र रेखा के अनुदिश हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र में प्रारंभ में कैसा हो, स्थिर अवस्था में हो। यदि स्थिर अवस्था में है तो फिर आवेशित कण पे जो विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा ना वो बल आवेशित कण में त्वरण उत्पन्न करेगा और उस त्वरण की दिशा निर्धारित होगी विद्युत क्षेत्र के अनुसार। तो आपका आवेशित कण का पथ कैसा होगा, क्षेत्र रेखा के अनुदिश ही हो जाएगा। ठीक है। थर्ड केस में
यदि आवेशित कण स्थिर नहीं है, यदि आवेशित कण क्या हो, गतिशील हो, तो आवेशित कण का वेग किस दिशा में हो, या तो क्षेत्र रेखा के समांतर हो या फिर क्षेत्र रेखा के प्रति समांतर हो। आवेशित कण या तो क्षेत्र रेखा के अनुदिश गतिशील हो या फिर आवेशित कण क्षेत्र रेखा के विपरीत दिशा में गतिशील हो। तो इन तीनों सिचुएशंस में आवेशित कण का पथ क्या होगा, क्षेत्र रेखा के अनुदिश होगा। आपकी बुक के अंदर है, और कभी दो नंबर का क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से फॉर्म हो जाए तो एक बड़ी दिक्कत होती है कि यार इसको मतलब किस तरीके से परफेक्टली अपन आंसर करें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। फिर क्वेश्चन आने के बाद, पेपर देने के बाद आके चेक करते हैं यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आपकी बुक के अंदर ही है, पढ़िएगा, बुक के अंदर मिल जाएगा। मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझा दिया इसको, बाकी कंसेप्ट आपकी बुक के अंदर ही है। ठीक है, तो ये अपना असाइनमेंट मैंने डिस्कस कर लिया है। यदि कल मॉर्निंग तक आप सबमिट नहीं कर पाते हो तो मैं कल इसका टाइम एक्सपेंड कर दूंगा परसों मॉर्निंग तक। लेकिन आप सभी जो भी क्लासेस देख रहे हैं ना, सर का भी थोड़ा ख्याल कीजिए, सर जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, आप लोगों के हित में होगा। आपको करना मतलब चाहिए, इस चीज़ के लिए ज़रूरी है आप लोग असाइनमेंट सबमिट करो। असाइनमेंट सबमिट करोगे तो आप खुद को टेस्ट करोगे कि हाँ आप सही तरीके से लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, इसलिए असाइनमेंट्स ज़रूरी होते हैं। तो ईमानदारी से सबमिट कीजिए, चेक करके, ताकि मैं ग्रेडिंग दूँ। और जिसने सही तरीके से अपलोड नहीं किया ना, वापस असाइनमेंट के कॉलम में जाएँ और जो कॉपी, इमेज या फोटो आपने अपलोड किया या सबमिट किए ना, उनको डिलीट करके सही तरीके से अब आंसर लिख के फिर से सबमिट कीजिए। ठीक है, तो सही तरीके से आपका असेसमेंट होगा। चलो अब अपने टॉपिक्स पे आते हैं 1 बाय 1। नया कंसेप्ट है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, जैसे नाम सुनते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, एक दिमाग में स्ट्राइक करता है कि यार ये क्या नई चीज़ आ गई। कुछ नहीं है, ये भी बिंदुवत आवेशों का ही समूह है, लेकिन केवल 2 बिंदुवत आवेशों का समूह है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। क्या शर्तें? पहली बात, ये दोनों बिंदुवत आवेश कैसे होनी चाहिए, समान परिमाण के होने चाहिए। परिमाण मतलब इनका वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि दोनों आवेशों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने जब इसको डिफाइन करने की कोशिश की है ना, तो 2 छोटे छोटे वर्ड्स को मैंने अलग से निकाल के उसको एरो लगा के लिख के बताने की कोशिश की है। उसका कारण है, अब आपको लगेगा कि ये सर ने मिस कर दिया होगा, इस वजह से ऐसा लिखा, लेकिन इन शब्दों को आप मिस करते हो। दोनों आवेश कैसे हैं, बिंदुवत है, उसको अलग से निकाल के आप लिखो तो साथ में लिख लेना इसको, बिंदुवत है। 2 बिंदुवत आवेशों का युग्म ही विद्युत द्विध्रुव होता है, लेकिन उनके साथ शर्त होती है। क्या शर्त होती है कि दोनों आवेशों का परिमाण बराबर होना चाहिए और दोनों आवेशों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, देखो डेफिनेशन बनेगी किस प्रकार। जरूरी क्या है, दोनों आवेशों के मध्य दूरी क्या होनी चाहिए, अत्यल्प होनी चाहिए, बहुत कम दूरी होनी चाहिए। आणविक डिस्टेंस जो होती है ना, अणु की, किसी भी अणु के अंदर जैसे 2 परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो उनके बीच दूरी कितनी होती है, बहुत एमस्ट्रॉन्ग कोटि की होती है। एक के ऊपर 0 लगाते हैं, एमस्ट्रॉन्ग बोलते हैं, उस कोटि की डिस्टेंस होनी चाहिए इनके बीच में। इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है आपका, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखो डेफिनेशन, जब 2 समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदुवत आवेश, जब 2, मैंने कहा 2, लेकिन कैसे, समान परिमाण के एवं विपरीत प्रकृति के, लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए, बिंदुवत आवेश होने चाहिए, परस्पर अत्यल्प दूरी पर, इसको शब्द को भी मिस करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी अपन पढ़ रहे हैं, स्थित हो जरूरी है लिखना। तो इस प्रकार का निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, जब 2 समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदुवत आवेश, इंपॉर्टेंट है ये बिंदुवत आवेश, कंसेप्चुअली पीछे पढ़ चुके हो, एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, वही यहाँ पे काम मिलेंगे। 2 आवेशों का युग्म है, ये जोड़ा है एक तरीके से,
जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदुवत आवेशों के मध्य आप कह सकते हो या बिंदुवत आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार का निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखो डायग्राम में मैंने दिखाने की कोशिश की, अब डायग्राम में तो थोड़ा सा दूरी ज़्यादा दिखाते हैं ताकि डायग्राम में सही तरीके से दिख जाए। हालांकि ये जो डिस्टेंस है ना, देखो ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव लिया है मैंने, ए पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, बी पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी बताई है मैंने, 2a बताई है। ये 2a दूरी केवल डायग्राम में दिखाने के लिए कि इस प्रकार का विद्युत द्विध्रुव होता है, इस तरीके से इतनी दिखा दी है। अदरवाइज ये दूरी तो एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है, अपन को दिखाई भी नहीं देगी। अणु परमाणु अपन को दिखाई नहीं देते हैं। द्विध्रुव का निर्माण कहाँ होता है, आगे एग्जाम्पल्स लूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये दूरी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, 10 की पावर माइनस में कुछ पावर्स होती हैं। अब देखो इसको डायग्राम में बताया और फिर इसी को शब्दों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। दूसरी बात, इसमें प्रत्येक आवेश का परिमाण क्यों है, दोनों आवेश चाहे प्लस क्यों है उसका भी परिमाण में प्लस माइनस हटा देते हैं अपन, एक प्लस क्यों है दूसरा माइनस क्यों है, तो दोनों का परिमाण क्यों ही रहेगा ना, समान परिमाण, लेकिन प्रकृति दोनों की क्या है, विपरीत है। इसमें प्रत्येक आवेश का परिमाण क्यों है तथा इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी 2a क्या है, अत्यल्प है। ठीक है, अब अक्षीय रेखा और निरक्ष रेखा की बात करते हैं। अक्ष रेखा क्या होती है, इन दोनों बिंदुवत आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है ना, ये इस द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहलाती है। ऊपर बताया द्विध्रुव का केंद्र, दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा पर जो मध्य बिंदु होता है ना, उसको द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। और अक्षीय रेखा क्या होगी, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है ना, ये द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहलाती है। निरक्षीय रेखा की बात करें या विषुवतीय रेखा की बात करें तो क्या होगा, अक्षीय रेखा के लंबवत तो होगी लेकिन कहाँ से गुजरेगी, द्विध्रुव के केंद्र से गुजरेगी। द्विध्रुव के केंद्र से इसकी अक्षीय रेखा के लंबवत गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा या विषुवतीय रेखा कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव जो भी प्रभाव उत्पन्न करता है ना, उसको एक फिजिकल एंटिटी के द्वारा अपन डिफाइन करते हैं, और वो एंटिटी क्या है, विद्युत द्विध्रुव के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए। बात समझ में आ रही है, कैसे प्रभाव उत्पन्न करता है उसको समझने के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, विद्युत द्विध्रुव अपन ने पढ़ लिया, इन दोनों विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, किसी का भी परिमाण ले लो, क्यों आएगा, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। आसान सी डेफिनेशन है। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब बात यह है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है या अदिश, तो मैं कहूँगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सदिश है, और इसको अपन p सदिश से व्यक्त करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को p सदिश से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव में माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। इस p सदिश की दिशा इम्पोर्टेंट है, ढंग से सुन लीजिएगा, कान खोल के सुन लीजिएगा, इसकी दिशा का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात कर रहे थे ना, तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से प्रारंभ हो रही थी और माइनस आवेश पर समाप्त हो रही थी। लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात नहीं कर रहे अपन, p सदिश की बात करें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं, जिसकी दिशा उसके विपरीत है। क्या है इसकी दिशा, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, यदि आवेशों के मध्य दूरी को आप, अब भाई सदिश रूप में है तो मैंने इसकी परिभाषा क्या बताई, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण ले लो और दोनों आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल। अब दो चीज़ों का आवेश और दूरी का गुणनफल है तो आवेश तो अदिश है, सदिश हो ही नहीं सकता। तो दूरी यदि अपन सीधी दूरी ले रहे हैं तो उसको अपन विस्थापन के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी है ना, उसको अपन विस्थापन के रूप में डिफाइन करते हैं, यदि आप लोगों को पता हो तो। और विस्थापन क्या होता है, एक सदिश होता है। तो p सदिश को सदिश रूप में बताने के लिए 2a को सदिश रूप में अपन को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 2a सदिश की दिशा अपन को बतानी पड़ेगी। भाई बराबर के एक तरफ जो दिशा होगी वही बराबर के दूसरी तरफ होगी, तभी तो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन अपना। तो यहाँ पे बात वही है, यदि आवेशों के मध्य दूरी को, अब दूरी को अपन यहाँ पे सीधी दूरी है दोनों आवेशों के बीच में 2a सदिश, तो
तो इसको सदिश मान लिया अपन ने, विस्थापन के रूप में लेके इसको सदिश मान लिया। तो एक सदिश माना जाए जिसकी दिशा अपन ने क्या ली है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर हो। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, पी सदिश बराबर क्यू इंटू टू ए सदिश। अब यहाँ पे पी सदिश की दिशा कौन बता रहा है, टू ए सदिश बता रहा है, ठीक है। अब टू ए सदिश की दिशा आपने क्या मान ली, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर, ठीक है। तो पी सदिश की दिशा भी क्या होगी, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मात्रक की बात करें, आवेश गुणा दूरी है तो आवेश का मात्रक कुलाम और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मात्रक क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कुलाम इंटू मीटर। देखो मैंने इसको इन शॉर्ट में लिखा है, कुलाम के लिए कैपिटल सी काम में लेते हैं और मीटर के लिए स्मॉल एम। तो इसको जब अपन पास पास लिखते हैं ना तो ये सेंटीमीटर की तरह बन जाता है। सेंटीमीटर मात्रक दूरी का अलग होता है, यहाँ पे ये मात्रक क्या है, कुलाम इंटू मीटर। तो इसको शॉर्ट में भी यदि सिंबॉलिक आप लिखना चाहो ना तो कैपिटल सी गुणा में एम लिखें, ठीक है। ध्यान रखें, टीचर्स ऐसे ही तो मौके देखते हैं नंबर काटने का, तो ऐसा कोई मौका मत दो ना, साथ साथ लिख दोगे उसमें क्या होगा, सेंटीमीटर नजर आएगा, ये लो मात्रक गलत हो गया, ठीक है। रनिंग में लिख देते हैं, आदत गंदी मत डालना, आराम से कुलाम इंटू मीटर लिखिए, हिंदी में लिखिए ना, दिक्कत क्या है। यदि सिंबॉलिक लिख रहे हो तो सी इंटू स्मॉल एम लिखो, मीटर के लिए स्मॉल एम काम में लेते हैं, कैपिटल एम तो द्रव्यमान के लिए काम में लेते हैं, 11th क्लास पढ़ के आए हो तो इतना तो पता होगा है ना। मीटर के लिए स्मॉल एम। विमा की बात करें, मीटर के लिए L1 और कुलाम के लिए क्या होता है, A1 T1। तो आसान सी विमा L1 A1 T1। चलो आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव दो प्रकार से आघूर्ण दर्शाता है। अब दो प्रकार से आघूर्ण की बात करें तो एक तो होता है स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण, स्थायी रूप से आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। अब प्रकृति में अपन बात करें ना तो कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनमें सामान्य अवस्था में भी क्या होता है, धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, निश्चित दूरी पर होते हैं। अलग अलग होने का मतलब ऐसे अणु जिनका धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक निश्चित दूरी पर हो, अलग अलग हो, तो उस सिचुएशन में ऐसे अणु क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। देखो लैंग्वेज में लिखा हुआ है यही, प्रकृति में कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य अवस्था में धनावेश के केंद्र तथा ऋणावेश के केंद्र में निश्चित दूरी होती है। दूरी होने का मतलब है दोनों अलग अलग हैं, ऐसे अणु ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। और ये ध्रुवीय अणु क्या करते हैं, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ऐसे अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर NaCl का एक एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दे रखा है, उस एग्जाम्पल को देखिएगा। एमस्ट्रॉन्ग में कुछ दूरी देके 2a का वैल्यू एमस्ट्रॉन्ग में दे रखा है, तो उसको 10 की पावर माइनस, एमस्ट्रॉन्ग वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, 10 की पावर -10, 10 की पावर -15, ध्यान है तो आप गुणा कर लोगे। एग्जाम्पल देखना, आपको पता चल जाएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। एमस्ट्रॉन्ग को मीटर में बदलिएगा, SI यूनिट में बदलिएगा और उसके बाद उसको आसान सा एग्जाम्पल है, क्यू इंटू 2a करना है तो क्यू से गुणा कर देना, ठीक है। 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए मैंने। अब दूसरा है प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ जनरेट होगा, जिनमें सामान्य अवस्था में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग ना हो, परस्पर एक दूसरे पर संपाती हो, एक दूसरे पर ही हो। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे अणु क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। नॉर्मली कहें तो ऊपर वाले को क्या कहा है अपन ने, ऊपर वाले को अपन ने कहा है देखो ध्रुवीय अणु। तो ऐसे अणु जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या हैं, एक दूसरे पे संपाती, तो उनको आप अध्रुवीय अणु कह सकते हैं। इसका टॉपिक है ना वो आगे आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक अलग से टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आघूर्ण की बात हो रही तो एक जनरल वे में बताया हुआ है, तो ज़्यादा इसको बोदर करने की ज़रूरत नहीं, इसको और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, एक्सपेंड करके समझाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। समझ लीजिए, आसान सी बात है कि यदि किसी अणु में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे पर संपाती हैं तो ऐसे अध्रुवीय अणुओं को आप बाह्य क्षेत्र में जब रखते हो ना, तो बाह्य क्षेत्र में रखने की वजह से बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण धनावेश और ऋणावेश के केंद्र बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो जाएंगे, अल्प विस्थापित हो जाएंगे, और अल्प विस्थापित होने के कारण विद्युत द्विध्रुव के रूप में विकसित हो जाएंगे।
जिससे प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के रूप में विकसित हो जाएंगे जिसे प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, तथा उत्पन्न आघूर्ण प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 3-4 एग्जाम्पल मैंने बताए अणु, कौन कौन से अणु हैं, जैसे H2 है, CO2 है, N2 है और O2 है। ये अध्रुवीय परमाणुओं में आते हैं। ठीक है, आगे एक परावैद्युत पदार्थों का टॉपिक आएगा, उसमें ध्रुवीय अध्रुवीय डिस्कस करने वाले हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का कंसेप्ट वहाँ पे भी समझाया जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है अपन को, लेकिन कहाँ ज्ञात करनी है? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर। अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब देखो, अपन ने विद्युत द्विध्रुव को डिफाइन किया है ना, तो डिफाइन करते वक्त ये कहा है कि दो बिंदुवत आवेशों का युग्म है। ऐसे दो बिंदुवत आवेश जिनमें प्रकृति दोनों की विपरीत है लेकिन दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है। ऐसे दो बिंदुवत आवेश यदि परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो वो क्या कहलाते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जरूरी ये था कि दोनों बिंदुवत आवेश हैं। दोनों आवेश कैसे हैं? बिंदुवत आवेश। ये दो बिंदुवत आवेशों का निकाय है और आपने बहुल आवेश निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता पहले से ज्ञात कर ली। याद हो, अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे वही अध्यारोपण का सिद्धांत फिर से काम में आएगा। n आवेशों की वजह से आपने निकाल लिया, तो दो आवेशों की वजह से आप नहीं निकाल सकते क्या? निकाय बनाएंगे अपन द्विध्रुव का, लेकिन कंसेप्ट तो पीछे का ही है ना। चलो आते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? द्विध्रुव के दोनों बिंदुवत आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। देखो, ऐसा ही अध्यारोपण का सिद्धांत था अपना, अर्थात यहाँ भी अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक द्विध्रुव डायग्राम में लिया गया AB द्विध्रुव। ठीक है, बिंदु A पर -q आवेश स्थित है, बिंदु B पर +q आवेश स्थित है, और AB के बीच की दूरी देखो मैंने 2a सदिश दिखाई है। मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र बिंदु O है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मध्य बिंदु है तो दोनों तरफ a दूरी हो जाएगी। अब इसकी अक्षीय रेखा है ABP, ये क्या है? इसकी अक्षीय रेखा है, और इस अक्षीय रेखा पे एक बिंदु P लिया है जहां पर इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो, इसके लिए +q आवेश की वजह से P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर लो। भाई +q आवेश भी बिंदुवत आवेश है, -q आवेश भी बिंदुवत आवेश है, तो +q आवेश की वजह से P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर लो और -q आवेश की वजह से P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर लो, और दोनों का क्या कर दो? सदिश योग कर दो। तो आपको बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन देखो, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो व्यंजक अपन ने निकाला था ना, KQ/r², नीचे r² कर रहे हैं तो दूरी का स्क्वायर कर रहे हैं, तो +q आवेश की बिंदु P से दूरी क्या होगी? देखो मैंने एरो के थ्रू दिखा रखी है। पूरे r में से बिंदु P का है, द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित है अक्षीय रेखा पर। ठीक है, तो टोटल O से P तक दूरी r है और O से लेके B तक दूरी a है, तो B से लेके मतलब +q आवेश से बिंदु P तक दूरी क्या रह जाएगी? r-a रह जाएगी। और ऐसे ही O से लेके P तक दूरी r है और O से लेकर A तक दूरी a है, तो यहाँ पे -q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी? r+a हो जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखना था। और डायरेक्शन क्या? +q आवेश की वजह से बाहर की ओर होती है, तो E1 की डायरेक्शन देखो +q आवेश से बाहर की ओर है। और इसी प्रकार से -q आवेश के विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? अंदर की तरफ होती है। तो E2 सदिश को मैंने क्या दिखाया है? E2 सदिश क्या है? -q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, तो E2 को क्या दिखाया मैंने? देखो -q आवेश की तरफ दिखाया है। डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब देखो लैंग्वेज में जाते हैं अपन, वही जो मैंने आपको बोला है वही लिखा हुआ है। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु B पर स्थित आवेश +q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? E1 सदिश बराबर, देखो क्या लिखा है? KQ/r-a का स्क्वायर
और पी का कैप। मैंने पी का कैप क्यों लिया है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा मैंने आपको क्या बताया, देखो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ डायग्राम में पी सदिश, और एरो किधर किया हुआ है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर किया हुआ है, लेफ्ट टू राइट कर रखा है मैंने एरो। और डायग्राम में देखो E1 सदिश की दिशा भी क्या है, पी सदिश की दिशा में ही है। तो पी सदिश के रूप में अपन ने क्या काम में ले लिया, एकांक सदिश काम में ले लिया। तो यहाँ पे E1 सदिश कौन सी दिशा में होगा, पी कैप। पी कैप क्या है, देखो नीचे लिखा है मैंने, जहाँ पी कैप क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में एक एकांक सदिश है। E1 सदिश की दिशा बतानी पड़ेगी ना, तो दिशा बताने के लिए LHS में एरो लगा दिया E1 के ऊपर, और RHS में पी कैप काम में ले लिया एक एकांक सदिश। चलो आई होप समझ में आई होगी ये बात। तथा बिंदु ए पर स्थित, अब बिंदु ए पर कौन सा आवेश स्थित है, देखो माइनस क्यू आवेश, तो माइनस क्यू आवेश से पी की दूरी क्या है, आर प्लस ए। देखो वही आर प्लस ए यहाँ पे काम में लेंगे। के क्यों, अब माइनस क्यू आवेश है तो माइनस को मैंने पी कैप के साथ में काम में लिया, उसका कारण मैं समझाता हूँ डायग्राम में, ऊपर जाके देखो आर प्लस ए का स्क्वायर दूरी होगी, और माइनस पी कैप काम में क्यों लिया है, देखो मैंने आगे इधर ऊपर भी लिखा है, पी कैप कौन सी दिशा में, बी से पी सदिश की दिशा में, बी पी सदिश की दिशा में, बी पी सदिश की दिशा में E1 है, तो इस वजह से मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, पी से बी, उल्टा कर दिया मैंने, तो पी से लेके बी की तरफ है दिशा E2 सदिश की, और ये पी सदिश के विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में फिजिक्स के लिए क्या यूज करते हैं, माइनस चिन्ह। तो पी कैप को मैंने माइनस पी कैप लिख दिया, क्योंकि E2 सदिश की दिशा क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पी कैप द्वारा व्यक्त कर देंगे दिशा इसको। ठीक है, समीकरण 1 व 2 आपको मिल गए। अब मैंने कहा अध्यारोपण, दोनों बिंदुवत आवेश हैं, दो बिंदुवत आवेशों का युग्म है, निकाय ऐसा है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दो। तो अध्यारोपण सिद्धांत से बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई अक्ष सदिश बराबर E1 सदिश प्लस E2 सदिश। सदिश योगफल किया है ना। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से E1 सदिश E2 सदिश का मान रख दो, मान रखा है तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। ई अक्ष सदिश बराबर के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर पी कैप प्लस के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस पी कैप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, के क्यू को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ये माइनस पी कैप का माइनस आगे ले लिया है, 1 अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और एकांक सदिश को भी कॉमन लिया है दोनों में से, लेकिन के क्यू के साथ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, एक होता है। एकांक सदिश केवल और केवल दिशा बताने के लिए काम आता है, तो कोई भी व्यंजक हो एकांक सदिश उस व्यंजक के हमेशा अंत में लिखा जाता है। तो ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंत में मैंने पी कैप को रखा है। एकांक सदिश लिखने का ये तरीका होता है, ध्यान रखना। पी कैप का परिमाण, एकांक सदिश है तो एकांक सदिश का परिमाण एक होता है, केवल दिशा बता रहा है यहाँ पे, तो लास्ट में लिखा है। ई अक्ष सदिश एलसीएम लेना आप लोगों को आता है, एलसीएम लिया और इसको सॉल्व किया है, कुछ नहीं किया है, देखो लघुत्तम लिया है, फिर दोनों को एक जगह करके सॉर्ट आउट कर लिया, लघुत्तम होल स्क्वायर का खोल लिया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर खुल गया, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर खोलोगे तो वही होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, लेकिन बाहर ब्रैकेट के माइनस चिन्ह है तो माइनस अंदर गुणा होगा, तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2RA हो जाएगा। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, और 2RA प्लस का है और आगे वाला 2RA भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 4RA हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। पी कैप लास्ट में लगाना है, भूलना नहीं है, इसको मिस नहीं करना है, गलत किया नंबर कट जाएंगे। देखो के क्यू 4RA बटा में क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और पी कैप। अब देखो इसको जो 4RA है ना, इसको 2 इंटू 2 करके, 2 इंटू 2 4 होता है, अलग अलग करके लिखा है मैंने और कुछ नहीं किया है। 2 को आगे ले लिया, 2K क्यू इंटू 2A, अलग क्यों किया है, बात समझ में आ गई होगी। क्यू इंटू 2A लिखते ही ये द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पे P लिख देंगे अपन। ठीक है, ये लो लिख दिया P, तो ई अक्ष सदिश बराबर क्या हो गया, 2KP R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और P कैप। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण है P बराबर क्यू इंटू 2A, ब्रैकेट में आगे बताया हुआ है, जरूरी होता है ये बताना, क्योंकि अब देखो दो विद्युत द्विध्रुव है तो दोनों आवेशों के मध्य दूरी क्या है, अत्यल्प। 2A को अपन अत्यल्प कह रहे हैं, बहुत कम कह रहे हैं, तो ए भी क्या होगी, बहुत कम। और पॉइंटों में जो वैल्यू होती है ना, उसका स्क्वायर करने पे वो और भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो एक, चूंकि ए का मान क्या है, आर की अपेक्षा बहुत कम है,
अतः ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो जैसे ही नगण्य मानेंगे, ए स्क्वायर को 0 माना तो आर स्क्वायर है ही, इसके होल स्क्वायर लगते ही आर 4 हो जाएगा, तो आर से आर कट जाएगा और ई अक्ष सदिश आपका क्या आ जाएगा 2kp अपॉन में आर क्यूब पी कैप। अब देखो पी कैप फाइनली आपके पास पी कैप आ रहा है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई अक्ष सदिश की दिशा क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो अब यदि निर्वात की बात करें या माध्यम की बात करें तो अलग अलग फॉर्मेशन में क्या करना है। यहाँ पे जो के है ना, ये स्थिर वैद्युत बल नियतांक है, तो इसकी जगह अपन निर्वात में है अपना निकाय, तो उसमें अपन क्या लिख दें, यदि विद्युत द्विध्रुव अपना निर्वात में है ना, तो के की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1/4πε0। बस इतना सा ध्यान रखना है। दूसरा, अपन ने बिंदुवत आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखी थी ना, तो उसमें क्या था KQ बटा में आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या थी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ई अक्ष अक्षीय रेखा पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, दूरी के घन के आर क्यूब है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना। फॉर्मूला आप कई बार न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते वक्त काम में लेते हो ना, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दे, तो आदत में आ जाता है ना KQ अपॉन में आर स्क्वायर, तो वो आदत में आ जाता है, उसका विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे आर क्यूब है, आर के ऊपर पावर 3 है, ध्यान रखना इस बात का विशेष रूप से। ठीक है, ओके, थैंक यू।